हाय एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और इस क्लास में हम लोग एक बहुत अच्छा सा टॉपिक करेंगे। पर शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी मैसेज के साथ। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। तो जितनी भी मेहनत आप आज के समय में कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। अगर किसी को ये लगता है कि मैं क्यों पढूं इतना, या मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, क्यों स्ट्रगल करूं, क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत ये है कि जितनी मेहनत आप आज कर रहे हो ये कल के लिए आपको तैयार कर रहा है, कल के लिए आपको हिम्मत दे रहा है। आज जितना समय बैठ के पढ़ोगे, तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतना ही आपको कल के लिए स्ट्रॉन्ग बनाएगी आज की मेहनत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेहनत। और जो टॉपिक हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सेकंड यूनिट का टॉपिक है। और टॉपिक है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइको एनालिटिकल थियरी। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे आज। चलिए, तो हमें पढ़ना है साइको एनालिटिकल थियरी और एंड तक बने रहना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। चाहे वो आपके नर्सिंग के फाइनल एग्जाम्स हैं या फिर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये पढ़ने वाले हैं साइको एनालिटिकल थियरी, तो ये किसके अंदर आता है? एक टॉपिक है जो कि रिव्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियरीज। तो किसके अंदर आता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियरीज। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड थियरीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब क्या है, व्यक्तित्व का मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम उसको ये कह पाते हैं कि देखो वो कितना अच्छा दिख रहा है, या वो कितनी काइंड है, कितनी अच्छी है, ठीक है, या वो कितनी रूड है या कितनी चालाक लग रही है। तो हम ये कैसे कह पाते हैं? हम उसके व्यक्तित्व को कुछ एक शब्दों में बोल देते हैं, बयान कर देते हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये जो पर्सनालिटी हम बता देते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, कैसे बता देते हैं? देखिए, पर्सनालिटी समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा व्यक्तित्व है या जो हमारी पर्सनालिटी है, वो ये समझिए कि हमारे गहराइयों में छुपा हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से अचानक से सीख लिया या अचानक से हमें आ गया। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, सीख भी सकते हैं, पर हम बात कर रहे हैं डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की। हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, वो सब हमारे अंदर बहुत ही गहराई में छुपा हुआ होता है, बहुत ही समय से हमारे साथ होता है। जैसे हम दूसरों के साथ रिलेट करते हैं, परसीव करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों और लोगों के बारे में, ये सब हमारे अंदर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गहराई से छुपा हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी या किसी का व्यक्तित्व बदलना इतना आसान नहीं है, किसी का बिहेवियर बदलना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नर्सिंग, जो लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। जो लड़कियां होती हैं नर्सिंग में वो अच्छी होती हैं, लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नर्सिंग है, नर्सिंग की ट्रेनिंग दोनों करते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, तो दोनों एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि लड़कियां ज़्यादा अच्छी नर्स होती हैं और लड़के कम अच्छे नर्स होते हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? हम ये कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं? क्योंकि हम में, हमारे अंदर कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, डीपली इनग्रेन्ड ऐसे सोचने का तरीका है जो ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बनाने में मदद करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो लगता है उसको, उसके जो स्कूल है वो बड़ा अच्छा था। हम ये नहीं कह सकते कि उसका व्यक्तित्व खराब है तो उसके दोस्त अच्छे नहीं थे।
ऐसा नहीं है। किसी एक फैक्टर पे बेस्ड, किसी एक कारण की वजह से हम पर्सनालिटी को नहीं बता सकते। हमारी जो व्यक्तित्व है, जो हमारा पर्सनालिटी है, वो बहुत सी चीज़ों से मिलके बना है, बहुत सी चीज़ों का असर होता है उस पर। क्या चीज़ें हैं, देखिए, दो कैटेगरी में अगर हम इनको बांट दें, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल के अंदर क्या आ रहा है, जैसे कि हेरिडिटी। हेरिडिटी हमारे जो जेनेटिक्स है वो किस तरीके से बताती है कि हम किस तरीके के होंगे। मान लीजिए हमारे जो जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे जो और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मान लीजिए वो उनके उनके अंदर ना गुस्सा बहुत ज़्यादा था। ओके, वो बहुत गुस्से वाले हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा आगे की जनरेशन जो है, आगे के जो बच्चे हैं, उनमें भी आएगा। ठीक है, हेरिडिटी एक ये चीज़ हुई। अच्छा, हमारा हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीज़ें हमारी हेरिडिटी पे बहुत हद तक निर्भर करती हैं। फिर आते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमारी हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारा मेंटल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, मानसिक तौर पे हम किस तरीके के हैं, हमारी हाइट क्या है, हमारी ग्रोथ कैसी हो रही है, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, तो ये सब चीज़ें बताती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन पे निर्भर निर्भर करता है। हमारी फिजिक कैसी है, नर्वस सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आती हैं। और ये सब भी हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व पे असर डालती हैं कि हमारे पुराने लोग कैसे थे, हमारे बॉडी, हमारा जो शरीर है वो अंदर से कैसे काम कर रहा है। ओके, और हमारी जो शरीर की बनावट है वो कैसी है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की के बारे में। मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम अपनी हेरिडिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने शरीर की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आसपास के फैक्टर्स को, एनवायरमेंट को। जैसे कि फैमिली, कहते हैं ना कि फैमिली का बहुत अच्छा असर पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी। तो जिस तरीके का परिवार का माहौल है, या जो माँ बाप है वो किस तरीके से बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं, कैसा माहौल बच्चे को मिल रहा है, बहुत असर पड़ता है कि वो बड़ा होके कैसा बनेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या सोच होगी उसकी। अब मान लीजिए एक फैमिली है जहाँ पे कि, फॉर एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण से बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जहाँ पे कि लड़की और लड़के में फ़र्क किया जाता है, और एक परिवार है जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों समान हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होंगे ना, तो उनकी सोच भी ऐसी ही होगी, उनके भी अंदर बिल्कुल गहराई में ये छुपा होगा कि हाँ, लड़के लड़की एक समान नहीं होते, लड़कियों के करने वाले कुछ काम होते हैं, लड़कों के करने वाले अलग काम होते हैं। तो ये है परिवार का असर। अब आते हैं, बात आती है आगे, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्कूल की तरफ चलता है, तो स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें भी उसके व्यक्तित्व को बनाने में बहुत ज़्यादा बड़ा असर डालते हैं। किस तरीके की उसको अपॉर्चुनिटी मिली, किस तरीके के उसको अवसर मिले, क्या उसको स्कूल में बड़े अच्छे तरीके से रखा गया, चीज़ें सिखाई गई, उसको हर चीज़ के लिए आगे बढ़ाया गया, या फिर बात बात पे उसको डांटा गया या चुप कराया गया या आगे नहीं आने दिया गया। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे व्यक्तित्व पे। अब बात आती है पीयर ग्रुप की, दोस्त कैसे थे, है ना, आपके दोस्त कैसे थे, क्या अच्छे थे, क्या अच्छी आदतों वाले थे, अच्छी सोच वाले थे, तो वही सोच आपके अंदर आएगी। आपके भाई बहन, मास मीडिया का असर। मास मीडिया मतलब आज के समय पे अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा है हमारे रोज की जिंदगी का। जब हम अपनी बात करें, बहुत पुराने समय की बात करें, उस समय मास मीडिया का इतना बड़ा असर नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक टेलीविजन हुआ करता था। ओके, न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे। पर आज के टाइम पे इंटरनेट एंड ऑल ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है मास मीडिया। और हमारा कल्चर, हम किस तरीके की सोसाइटी में, किस तरीके के कल्चर में, क्या हमारे बिलीव्स हैं, किस तरीके से हम बड़े हो रहे हैं, हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं, अपने परिवार में हम क्या होता हुआ देख रहे हैं, किस तरीके से। देखो, होता है ना, फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए कुछ त्योहार हैं, उस त्योहार को हम किस तरीके से मना रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर, कोई मान लीजिए कोई भी एक इवेंट है, किसी का जन्मदिन है, मान लीजिए किस तरीके से मना रहे हैं। तो यही सब देख रहा है ना बच्चा, यही देख के बड़ा हो रहा है। घर में किस तरीके से काम होता है, जो मदर है, जो माँ है, वो क्या काम कर रही है, जो फादर है वो क्या काम कर रहे हैं, ये सब देख देख के बच्चा बड़ा हो रहा है। और जो देख रहा है ना, वो उसके अंदर एक तरीके से आता जा रहा है, और वही उसकी सोच बनती जा रही है, वही उसकी का व्यक्तित्व बनता जा रहा है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारण हैं जो बहुत बड़ा असर डालते हैं हमारी पर्सनालिटी पे। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसी तरीके से जिस तरह से हमने बहुत सारे फैक्टर्स की बात करी, इसी तरीके से बहुत सारी थियरीज हैं जो ये बताती हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है। अलग अलग लोग आए, उन्होंने अपना अपना काम किया, स्टडी करी, और एक एक थियरी दे दी कि ये थियरी है, मेरे हिसाब से ऐसा डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी एक चीज को आप पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक थियरी को कंप्लीटली पूरी तरीके से आप सच मान के नहीं चल सकते। इन सबको आपको ध्यान देना होगा, सबको देखना होगा। साइकोएनालिटिकल थियरी क्या कह रही है, फिर साइको सोशल भी है, कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, फिर मॉरल डेवलपमेंट है, हायरार्की ऑफ नीड्स है, बिहेवियरल थियरीज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी को पढ़ा, समझा और आगे अपनी थियरी दी। तो इन सब थियरीज को हम डिस्कस करेंगे। सारी थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप बीएससी के बच्चे हैं, चाहे आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्लास में हम साइकोएनालिटिकल थियरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारी थियरीज एक ही क्लास में लेना मुश्किल है। मैं नहीं चाहती आप लोगों का क्लास का टाइम लंबा हो जाए और आप पूरा वीडियो देख ना पाओ। तो छोटे छोटे वीडियोस, छोटी छोटी क्लासेस और एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए साइकोएनालिटिकल थियरी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस थियरी को लेकर जो आपको, आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना नोटबुक, पेन, पेंसिल सब साथ लेकर बैठे हो नोट्स बनाने के लिए, और नहीं बैठे हो तो जाओ के जल्दी से क्विकली ले आओ, और जब भी आप ये वीडियो वॉच करो नोट्स ज़रूर बनाने हैं साथ में। तो देखो, साइको एनालिटिकल थियरी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछा जाए, हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? सिगमंड फ्रॉइड ने ये थियरी दी है, एंड सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने जब इन चीज़ों को स्टडी किया तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, देखिए आप छोटे बच्चों को कुछ बताएंगे, उनको वो समझ में आ जाएगा, पर अगर आप कुछ उनको करके दिखाते हैं तो वो उनको ज़्यादा समझ में आता है। तो जो उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारी यादें होती हैं बचपन की, एंड हमारी अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी, जो हमारी अनकॉन्शियस लेवल पे मेंटल एक्टिविटी चलती है, इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है हम कैसे बड़े होके बिहेव करेंगे, किस तरीके से हमारे इमोशंस होंगे, क्या हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होगा, या हम बहुत इम्पल्सिव होंगे। इम्पल्सिव मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना, अपने अंदर आने वाली जो इच्छाएं हैं, जो अर्जेस हैं, उनको कंट्रोल ना कर पाना। कुछ मन में आया और फटाफट उस पर काम कर दिया, गुस्सा आ रहा है तो चीज़ें उठा के फेंक दी, गुस्सा आ रहा है तो किसी को मार पीट दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत असर डालती हैं हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से हमारे इमोशंस होंगे। अनकॉन्शियस मेमोरीज जो हमारी होती हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे। ऐसी मेमोरीज जिन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि ये जो मेमोरीज होती हैं ना, ये एक बहुत बड़ा कारण होती हैं हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का। स्ट्रेस, ठीक है, साइकोलॉजिकल बीमारी, कहीं कुछ लंबी बीमारी चल रही है, कहीं कुछ पेन चल रहा है, या सम काइंड ऑफ कोई ना कोई तरीके की बीमारी जिसका कारण क्या है, साइकोलॉजिकल है, जिसका कारण क्या है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया ऐसे जो हमारी अनकॉन्शियस मेमोरीज होती हैं, कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं पर फिर भी हमारे माइंड में होती हैं, वो कारण बनती हैं आगे जाके हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का या बहुत सी बीमारियों का। जब भी हम बीमारियां पढ़ते हैं, डिजीजेज आप पढ़ते हो, तो देखते हो कि उनके कॉजेज में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा है, या कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लिखा है, साइकोलॉजिकल बेसिस लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ हमारे मन में चल रहा है जो कि अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ है, और उसको हमने इग्नोर कर दिया है, पर उसने किसी बीमारी का रूप ले लिया है।
अब बात करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने 2 टर्म्स भी बताए, एब्रिएक्शन एंड फ्री एसोसिएशन। तो जब वो स्टडी कर रहे थे तो पेशेंट्स पे जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो 2 चीजें सामने आई, एब्रिएक्शन एंड फ्री एसोसिएशन। और भी बहुत चीजों के बारे में उन्होंने बात करी है, पर यहाँ पे हम सिर्फ ये 2 टर्म पढ़ रहे हैं। एब्रिएक्शन का मतलब क्या है? रिप्रेस्ड मटेरियल। सबसे पहले रिप्रेशन को समझते हैं। रिप्रेस्ड मटेरियल क्या है? देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने दिमाग के ऐसे हिस्से में फेंक देते हैं जो सोया हुआ होता है। हमारे जो माइंड की हम बात कर रहे हैं, तो माइंड को 3 हिस्सों में हम अगर डिवाइड करें तो एक अनकॉन्शियस माइंड है जो सोया हुआ है, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ऐसी जो हमारी बुरी यादें होती हैं हम उनको उधर फेंक देते हैं। एब्रिएक्शन में क्या होता है? एब्रिएक्शन में इसी ही रिप्रेस्ड मटेरियल को, जो हमने फेंक दिया ना, यादें, हमारी बुरी यादें, उनको रिप्रेस्ड मटेरियल कहा है। उस रिप्रेस्ड मटेरियल को याद किया जाता है, हमारे कॉन्शियस माइंड में वापस लाया जाता है। और जब उसको वापस लाया जाएगा तो उसके साथ में जो इमोशंस थे, मान लीजिए बहुत डरे हुए थे हम, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा गिल्टी थे, उदास थे, तो जितने भी इमोशंस थे वो सब उसके साथ साथ में वापस आएंगे। तो वो रिप्रेस्ड मटेरियल जैसे ही हमारे चेतन माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में पहुंचा, वैसे ही उसके साथ जो इमोशंस थे वो भी हमारे कॉन्शियस माइंड में पहुंच गए और हम उन इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब है एब्रिएक्शन। फिर हम आते हैं फ्री एसोसिएशन पे। देखो, फ्री एसोसिएशन का मतलब है कि पेशेंट को फ्री छोड़ दिया बात करने के लिए। पेशेंट इज फ्री टू टॉक वॉट एवर कम्स टू हिज माइंड। पेशेंट के दिमाग में, मन में जो कुछ आ रहा है वो फ्री है उसको बोलने के लिए। आप उसको रोक नहीं रहे हो या उससे नया सवाल नहीं पूछ रहे हो। फ्री एसोसिएशन, वॉट एवर पेशेंट वॉन्ट्स टू टॉक। देखो, होता है ना, कभी कभी आप भी चाहते हो कि कोई साथ में बैठ जाए और आपको रोके बिना बिल्कुल चुपचाप बैठ के सुनता रहे, जो भी आप बोलना चाहो आप बोल सको। तो इसका मतलब है फ्री एसोसिएशन। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो भी आपके अंदर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, एक बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करते हो। तो ये मतलब हुआ फ्री एसोसिएशन का। अब बात करते हैं कि साइकोएनालिटिकल थियोरी में हम 4 मेन चीजें पढ़ने जा रहे हैं। एक है टोपोग्राफी ऑफ माइंड, दूसरा है स्ट्रक्चरल थियोरी, तीसरा है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस और चौथा है डिफेंस मैकेनिज्म। जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस क्लास में हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूंगी, अगली किसी क्लास में कवर करूंगी। अभी हम इन 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आता है टोपोग्राफी। देखो, टोपोग्राफी में मैंने आपको बोला कि हम देखेंगे माइंड के जो पार्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। तो टोपोग्राफी के अंदर आप देख रहे हो, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि 3 हिस्से होते हैं हमारे मन के, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अब जो ये कॉन्शियस पार्ट होता है ना, हम इस तक पहुंच पाते हैं। जैसे अभी आप हो, आपको पता है आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है आपको साथ में नोट्स बनाने हैं, आप समझ रहे हो, आपको पता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आप इस कॉन्शियस पार्ट तक पहुंच पा रहे हो आसानी से। ये हुआ हमारा कॉन्शियस पार्ट, जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमें सब पता है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमें अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अब बात करते हैं प्री कॉन्शियस पे। यहाँ पे क्या है कि आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे और याद कर पाओगे कि अच्छा 1 साल पहले क्या हुआ था, या आपके जब आप छोटे थे स्कूल में थे तो आपकी फेवरेट टीचर कौन थी, फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। तो थोड़ा सा याद करोगे, दिमाग पे जोर डालोगे और आपको याद आ जाएगा। प्री कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है, रिप्रेशन। ये आपको याद रखना है, स्पेशली जो नॉर्सेट वाले बच्चे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है। देखो, अब प्री कॉन्शियस माइंड में एक बैरियर होता है, एक रुकावट होती है, ठीक है। मान लीजिए एक गेट होता है, एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा है, एक डोर है जो कि बंद है। बंद है, क्यों बंद है? इसलिए बंद है क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड के जो भी चीजें हैं, जो भी यादें हैं, वो दरवाजा बंद है, जिससे कि अनकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज हैं वो इस दरवाजे से होके कॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच पाए।
अनकॉन्शियस माइंड में जो रिप्रेस्ड मटेरियल है वो इस दरवाजे से पार होके कॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच पाए, इसलिए हमारे प्री कॉन्शियस माइंड में एक बैरियर होता है, एक दरवाजा होता है, एक रुकावट होती है जिसको रिप्रेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसा आता है नॉर्सेट में? क्वेश्चन आता है कि जो रिप्रेशन है ये कौन से माइंड का हिस्सा है, कौन से पार्ट ऑफ द माइंड का हिस्सा है? तो आपका आंसर बिना किसी डाउट के प्री कॉन्शियस माइंड होना चाहिए। तो रिप्रेशन क्या काम कर रहा है? रिप्रेशन काम कर रहा है कि जो हमारी बुरी यादें हैं उनको अनकॉन्शियस माइंड में ही रखे, उनको सोया हुआ ही रखे, उनको अपने जगाए ना, उनको कॉन्शियस माइंड में लेके ना आए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो हम हमेशा परेशान रहें, हमेशा उदास रहें, हमेशा बेकार रहें, किसी काम के ना रहें। ठीक है, अच्छा ये तो हुई प्री कॉन्शियस की बात। अब क्या है अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस कैसा है? हम इस तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम इस तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये सोया हुआ हिस्सा है दिमाग का। हिप्नोसिस के दौरान ऐसा हो सकता है कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की जो बातें हैं उनको याद करें, पर ऐसे हम जब बिल्कुल कॉन्शियस हैं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड के जो हमारा सोया हुआ हिस्सा है उसको हम जगा पाएं। तो ये नॉट एक्सेसिबल है। अब होता क्या है, इसमें वो सारी मेमोरीज हैं, वो सारी यादें हैं जो हमें दुख देती हैं या परेशान करती हैं, तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल के फेंक देते हैं अनकॉन्शियस पार्ट में। ओके, अब माना ये जाता है, सिगमंड फ्रॉइड ने ये बोला कि अनकॉन्शियस माइंड जो है ना ये भरा हुआ होता है हमारी ऐसी इच्छाओं के साथ या फिर ऐसी ड्राइव्स के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ जो हमारे साथ हमेशा से हैं, जो हमारे साथ ही पैदा हुई हैं, जो हमारे साथ हैं जब से हम पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया हमें। अच्छा, एंड अनकॉन्शियस पार्ट का जो कंटेंट है, जो जो इसके अंदर भरा हुआ है, वो ही बहुत बड़ा कारण होता है हमारी साइकोलॉजिकल बीमारियों का। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो दूसरा पार्ट है, स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ माइंड। इसमें तीन चीजें हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने स्टार्स बना सकते हो बना लो, पर नोट जरूर बना लो साथ में। देखो इड का मतलब क्या है? इड का मतलब है कि ये काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। ठीक है, ईगो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे और सुपर ईगो काम करता है मॉरल प्रिंसिपल पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो हमारी जो पर्सनालिटी है ना उसमें ये तीनों चीजें हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड का मतलब है कि जो भी मेरे अंदर इच्छा आई है उसको अभी के अभी पूरा करना है, मुझे नहीं पता कुछ सही समय है नहीं है, मुझे रुकना नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इंटरनेट पे कुछ देख रही हूँ और मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई है, हालांकि मुझे उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और शायद इतने पैसे भी नहीं है, बट क्योंकि मुझे पसंद आ गई है और मुझे अभी के अभी उसको खरीदना है, मुझे कुछ और नहीं पता है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो इम्पल्स आई है उसको अभी के अभी पूरा करना है, मुझे मतलब नहीं है कि क्या ये सही समय है या नहीं है। ओके, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, देखो हम लोग सब बैठ के नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप वो पढ़ रहे हो, पर सही बात तो ये है कि कोई भी अपनी इच्छा से नहीं पढ़ता है, किस कोई अपने मन से नहीं पढ़ता। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो ये जो पढ़ना पड़ रहा है, अगर आपसे अभी कोई कह दे कि छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई और चलो कहीं घूम के आते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आपके अंदर से क्या इच्छा आएगी कि फटाफट मैं अपनी किताबें विताबें उठा के एक तरफ रखूं और चलो कहीं घूम के आते हैं। ये क्या है? इड है। अंदर से इच्छा आई है कि उठ के भाग जाना है। अगर आप उठ के भाग गए, दैट इज इड। पर अब सुपर ईगो ने क्या बोला? सुपर ईगो का काम होता है सही या गलत बताना, ये इस काम करना सही है, ये काम करना गलत है, मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो सुपर ईगो ने बोला नहीं, सुपर ईगो ने बोला कि नहीं, कम से कम 10 घंटे रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, अब बारी आई ईगो की। ईगो का काम है दोनों में संतुलन बना के रखना। जो इड की डिमांड्स हैं, जो इड चाहता है और जो सुपर ईगो चाहता है, उन दोनों के बीच में संतुलन बना के रखना, ये काम है ईगो का। रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि भाई देखा जाए तो हो क्या सकता है। ना ही तो ये हो सकता है कि आप किताब बंद करो और भाग जाओ, ना ही ये हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़ो। तो संतुलन बना के रखना जरूरी है। अब ईगो का काम ये है, ईगो ने बोला कि एक काम करते हैं, चलो
2-3 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, फिर कुछ देर बैठ के पढ़ेंगे, फिर जाएंगे घूमने। तो ईगो ने क्या किया, ईगो ने एक संतुलन बना लिया इड और सुपर ईगो के बीच में। तो ईगो जो है ना, ईगो को हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ माइंड भी कहते हैं। हमारे माइंड का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। इसका मतलब जो काम करता है ना, उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं, कि ये जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमारा ईगो हमसे काम करवा रहा है। ठीक है, तो ये बात हुई इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में, है ना। क्या बोला मैंने, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, कोई चीज पसंद आ गई है, अभी के अभी उठा लेनी है, मुझे नहीं पता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, जब उन्हें भूख लगी है, मान लीजिए इन्फेंट्स हैं, भूख लगी है, तो दिल मतलब रोना शुरू कर देंगे। उनको अभी के अभी फीड चाहिए, कुछ नहीं उनको पता है कि क्या समय है, क्या टाइम है, कुछ नहीं। ठीक है, रोना शुरू कर देंगे और उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, चलिए, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उसको समझा सकते हो कि नहीं, अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको खाने को दिया जाएगा। और सुपर ईगो, मान लीजिए कोई चीज़, आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक वॉलेट आपको नज़र आता है पड़ा हुआ, आप उसको उठा के देखते हो, उसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो अगर इड है तो इड कैसे काम करेगी, इड काम करेगी, ले लो सारे पैसे, पैसे तो बढ़िया, और वॉलेट वहीं फेंक दो और चलो शॉपिंग करते हैं। ईगो क्या काम करेगी, नहीं नहीं, कैमरा लगा हुआ है, कोई ना कोई मुझे देख लेगा। सुपर ईगो का काम क्या होगा, किसी के पैसे उठाना सही बात नहीं है। तो ये डिफरेंस है हमारे इड ईगो और सुपर ईगो में। ठीक है, ये हमें सही चीज बताता है, राइट थिंग बताता है। अब चलते हैं आगे हमारे यस। ठीक है, ये क्या है, आइसबर्ग है, ये एक आइसबर्ग मॉडल है जो हमें और अच्छे से समझाता है कि ईगो, सुपर ईगो, इड और हमारा अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ईगो और सुपर ईगो की, देखो ईगो क्या है, ईगो हमारे कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा है, कॉन्शियस पे भी कर रहा है और प्री कॉन्शियस पे भी कर रहा है। जो इड है ना, इड जहां से इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आ रहा है, बस अभी के अभी चाहिए, इम्पल्सेस। ठीक है, तो ये हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं। ओके, ये हमारे कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं कर रही है। इड जो है मोस्टली अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। ईगो हमारा कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस पे काम करता है, सुपर ईगो हमारा प्री कॉन्शियस पे काम करता है। ठीक है, ये परफेक्शन पे काम करता है कि परफेक्शन होना चाहिए हर काम में, सुपर ईगो। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। देखो ईगो में क्या लिखा है कि एग्जीक्यूटिव मीडिएटिंग बिटवीन इड इम्पल्सेस एंड सुपर ईगो इनहिबिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम ईगो का है। ठीक है, सुपर ईगो क्या कर रहा है, मॉरल्स पे काम कर रहा है, परफेक्शन चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ सही चाहिए। इड क्या काम कर रहा है, इड का काम है बेसिक इंपल्सेस को अभी के अभी पूरा करना है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बेसिक इंपल्सेस जैसे कि सेक्स, जैसे कि अग्रेशन, गुस्सा आ गया है, बस अभी के अभी गुस्सा दिखाना है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। इररेशनल है, इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि आप अपने अंदर की इच्छा को रोक नहीं पा रहे हो, अनकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी जो टॉपिक है इस थियोरी का, वो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ स्टेजेस ऐसी भी बताई जिससे कि जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। अब इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ स्टेजेस बताई, जैसे कि सबसे पहली है ओरल स्टेज, जो कि कह सकते हैं कि जन्म से लेके 1.5 या 2 साल तक के बच्चे में होती है। अब इसका नाम ओरल स्टेज इसलिए है, आप इसको भी देख पा रहे होगे इस पिक्चर में, बच्चे ने क्या किया, अपना थंब सकिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इतना छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने आसपास की जितनी चीजें हैं, कोई नई चीज है, कोई टॉय है, उसको उठा के सीधे मुंह में डालता है। तो माउथ के थ्रू वो अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने जो आसपास की चीजें हैं, उसको एक्सप्लोर करता है। मेन काम क्या है उसका, माउथ है जो मेन ऑर्गन है यहाँ पे, सारी चीजों को एक्सप्लोर करने में मदद कर रहा है, सकिंग, च्यूइंग, ओके, ये सब चीजें बच्चा यहाँ पे करता है। उसके बाद हम आते हैं एनल स्टेज पे, जो कि 2 से 3 साल का है। यहाँ पे मेन काम है टॉयलेट ट्रेनिंग। मेन काम क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग। अब देखो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि हर स्टेज के अपने अपने कुछ काम हैं, अगर वो अच्छे से निकल जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं तो अच्छी बात है।
बढ़िया है, जो डेवलपमेंट है वो अच्छा चलेगा। पर अगर कहीं पे किसी स्टेज में फिक्सेशन हो गई, किसी स्टेज का काम अच्छे से नहीं हो पाया, तो वहां पे फिक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां आगे जाके हो सकती हैं। अब सेकेंड स्टेज की बात करें, टॉयलेट ट्रेनिंग। इससे पहले, इस उम्र से पहले बच्चा छोटा होता है, उसका कंट्रोल नहीं होता बाउल ब्लैडर पे, ठीक है, नहीं होता कंट्रोल। कहीं पे भी वो अपनी जो पैंट्स हैं या नापी है उसको गीली कर देता है। अब आते हैं यहाँ पे एनल पे, यहाँ पे बच्चे को कंट्रोल सीखना होता है, बावल ब्लैडर कंट्रोल सीखना होता है, क्योंकि ये सोसाइटी की डिमांड है। मतलब अब जो है, अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने कपड़े गीले नहीं करने हैं। तो टॉयलेट ट्रेनिंग, अगर टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से हुई, अच्छे से मतलब एक हेल्दी तरीके से हुई, बच्चे को बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई गई और बच्चे को थोड़ा सा उसको प्रेज किया गया, उसको सही तरीके से रिवॉर्ड तरीके से उसको उसको वो चीज़ सिखाई गई, पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो कहेंगे कि अच्छा, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हुआ है। आगे जो नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चा है, देखो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एक बच्चा है, बॉय है, और वो अपने फादर को देख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें दो चीजें हैं। बच्चे डिफरेंस समझ पाते हैं कि एक मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए गर्ल है, तो वो ये समझ पाएगी कि मैं अपनी मदर के जैसी हूँ। बॉय है, लड़का है, तो वो ये समझ पाएगा कि मैं अपने फादर के जैसा हूँ। तो डिफरेंस समझ पाते हैं। दूसरा, दो कॉम्प्लेक्स हैं जो यहाँ पे बात होती है, एक तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक इडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है उसमें जो बॉय है, जो लड़का है, वो ये चाहता है, वो अपने फादर को रिप्लेस करना चाहता है, अपने फादर की जगह लेना चाहता है। ओके, और इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो गर्ल है, जो लड़की है, वो अपनी मदर की जगह लेना चाहती है। तो ये 3 to 7 ईयर्स के बच्चों में होता है, ये कॉम्प्लेक्स है जो डेवलप होता है। ओके, मेन काम है यहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो डिफरेंस समझ पाते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज जो कि लेटेंसी है, 7 से 11। अब आपने देखा भी होगा 7 से 11 की उम्र के ऐसे बच्चे होते हैं जो खूब भाग दौड़ खेल कूद में लगे रहते हैं। लेटेंसी का मतलब होता है सुप्त अवस्था। तो जितनी भी सेक्सुअल अर्जेस हैं वो यहाँ पे सुप्त अवस्था में होती हैं, और बच्चे का मेन ध्यान होता है पढ़ाई लिखाई खेल कूद पे, अपने दोस्तों में, अपने पीयर ग्रुप में। तो ये है 7 to 11। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है जेनाइटल, जो कि 11 या 12 साल से शुरू होकर एडल्टहुड तक रहती है। इसमें क्या है, इसमें जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो मेच्योर होते हैं, फंक्शनिंग उनकी होनी शुरू होती है। और ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स, मतलब अगर लड़का है, लड़के हैं तो वो लड़कियों के साथ, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ एक ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन और रिलेशनशिप बनाने में फोकस रहता है। ये एज है, जेनाइटल स्टेज है, जो कि 11 या 12 साल से एडल्टहुड तक चलती है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया ये कुछ स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, कि जिसके थ्रू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, किसी भी एक थियोरी को आप पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हो। पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स, क्योंकि बहुत सारी थियोरीज हैं, तो हर थियोरी को आप ध्यान में लेके चल सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल आज के टॉपिक के बारे में। अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो, सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, विच पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज द आंसर, इड इज द आंसर। इड काम कर रहा है प्लेजर पे, ईगो काम कर रही है रियलिटी पे, और सुपर ईगो काम कर रही है मॉरल प्रिंसिपल पे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। The ego functions primarily based on which of the following principles। अब पूछा गया आपसे ईगो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, रियलिटी पे, प्लेजर पे, मोरालिटी पे, या फिर नन ऑफ द अबव पे। और हमें पता है क्योंकि ईगो का काम होता है संतुलन बना के रखना इड और सुपर ईगो के बीच में, तो ईगो काम कर रही है रियलिटी प्रिंसिपल पे। विच स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, which stage of psychosexual development according to Freud is associated with pleasure derived from bowel and bladder control। तो एक स्टेज हमने पढ़ी है जिसमें मेन काम है टॉयलेट ट्रेनिंग, मेन काम है बावल ब्लैडर पे कंट्रोल होना। कौन सी स्टेज में ऐसा होता है, ओरल में, एनल में, फैलिक, लेटेंसी, या फिर जेनाइटल। और हमने अभी पढ़ा है और इसका आंसर है एनल स्टेज।
मेन काम है टॉयलेट ट्रेनिंग. In Freud's theory, which structure of personality represents the internalized ideals and provides guidelines for making judgments? ध्यान से फिर से पढ़ते हैं. कौन सा पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि अंदर के जो हमारे मतलब सही गलत क्या है, आइडियल्स क्या है, मॉरल क्या है, और हमें एक्शन लेने में, हमें जजमेंट लेने में हेल्प करता है. What is that? इट इज सुपर ईगो. तो सुपर ईगो इज द आंसर. इड काम कर रहा है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे, ईगो काम कर रहा है रियलिटी पे. सुपर ईगो में बता रहा है, हमें गाइडलाइन दे रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओके. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, विच पार्ट ऑफ द माइंड कंटेन्स थॉट्स, memories, desires that are not currently in conscious awareness but can be easily accessed. ऐसी चीजें जो हमें अभी हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर उन तक पहुंचना आसान है. हम चाहें तो उनको याद कर सकते हैं अपने दिमाग पे जोर डाल के. तो ये कौन सा हिस्सा है हमारे माइंड का? कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या फिर इड है? और हमें पता है क्या है, प्री कॉन्शियस पार्ट है जिससे हम रिकॉल कर सकते हैं. एक और चीज हमने वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे पढ़ी है, दैट इज रिप्रेशन. रिप्रेशन, द बैरियर. The preconscious mind has a barrier that does not allow unconscious content of unconscious mind to reach the conscious mind. Previous year question है ये नॉर्सेट वाले बच्चों के लिए. प्री कॉन्शियस माइंड में ऐसा कौन सा डोर है, ऐसा कौन सा बैरियर है? तो आंसर क्या है हमारा? रिप्रेशन. रिप्रेशन इज द आंसर. बाकी चीजें जो है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि रिग्रेशन, सप्रेशन. फॉरगेटफुलनेस इज नॉट अ डिफेंस. फॉरगेटफुलनेस डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है. रिग्रेशन अलग है, सप्रेशन अलग है. पर यहाँ पे हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, एक बैरियर की बात कर रहे हैं, वो है रिप्रेशन. सो दैट्स ऑल. ये है, यहीं पे हम अपनी ये क्लास खत्म करते हैं. अगली हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक है साइको सोशल थियरी बाय एरिक एरिक्सन, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन एंड ऑल द बेस्ट.